स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक और आज हम अल्मोड़ा की एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने एक कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और राजनीतिक जीवन शुरू करने के बाद वो नगर अध्यक्ष पद के तौर पर उन्होंने कार्य भी किया और उनके मजबूत कंधों को देखते हुए रावत सरकार ने उन्हें एनआरएचएम में उपाध्यक्ष पद के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की जिम्मेदारी भी दी। प्रदेश के कई पदों पर वो रह चुके हैं, जैसे प्रवक्ता के पद हो गए और इस समय कांग्रेस पार्टी से वो शहर अल्मोड़ा के टिकट के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफी करीबी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं बिट्टू कर्नाटक जी, उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। जी बिट्टू कर्नाटक जी, सवाल और जवाबों का सिलसिला तो खैर हम शुरू करेंगे आपसे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिर आपके मन में क्यों आया कि इस बार मैं भी टिकट का दावेदार बनता हूं? देखिए, ये इस बार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कार्यकर्ता के तौर पे पिछले लंबे समय से मैं पार्टी सेवा करने का काम कर रहा हूँ और 2002 में भी हमने दावेदारी की थी। हर बार हम एक दावेदार के रूप में रहते हैं, लेकिन पार्टी का जो आदेश होता है, पार्टी जिस तरीके से अपने कार्यकर्ता जारी देती है, वो एक अलग अलग तरीका रहता है। मुझे पहले संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी और जब सरकार बनी तो उसमें भी मेरे को पहले टैक्सेशन के साथ कर सलाहकार समिति, बाद में एनआरएचएम जैसा महत्व भी दिया गया। और 2017 के बाद जब हमारी पार्टी किसी कारणों से हार गई थी तो फिर हम लगातार जनता के बीच में हमने जाने का काम किया, फिर से पार्टी को संगठित कर काम करने का प्रयास किया। और आज वर्तमान समय में हम ये कह सकते हैं कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में वर्तमान समय में नशे के खिलाफ जो काम हम लगातार कर रहे हैं, आज मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि जब कोरोना काल में कोई भी नेतागण घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, हमने लगातार अल्मोड़ा विधानसभा के गांव-गांव जाकर पहले मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, उसके बाद राशन आदि का देने का, लोगों को, जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने का काम किया। जो लोग फंसे थे बाहरी प्रदेशों में, उनको लाने का काम किया। उसके अलावा हम लगातार नशे से दूर रखने के लिए युवाओं को खेलों से जोड़ने का, हमने 2500 से अधिक वॉलीबॉल, 1000 से अधिक क्रिकेट किट, फुटबॉल और बालिकाओं को और महिलाओं को बैडमिंटन, ये सब देने का काम लगातार हमारा निरंतर जारी है। लोगों को अच्छे अपने संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने का काम, महिलाओं की रामला करने का काम, ऐसे कोई भी काम जो हमारे उत्तराखंड और उत्तराखंडियत से जुड़े हों, जो हमारे युवाओं के हित के लिए हों, ऐसा कोई काम हमने नहीं छोड़ा है। आज हम लगातार अपनी अल्मोड़ा विधानसभा के 12,800 से अधिक बच्चों को सम्मानित करने का, हम अपने गुरुजनों को सम्मानित करने का काम कर चुके हैं। अपनी भोजन माता को, जिन्होंने वहां बच्चों को विषम परिस्थितियों में खाना खिलाने का काम किया, उनको सम्मानित करने का काम कर चुके हैं। आज हम अपने एक्स आर्मी के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सम्मानित करने का काम कर चुके हैं। आज हम जो अपने वृद्ध नागरिक हैं, उनका सम्मान करने का काम कर चुके हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो समाज में जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए, उससे काम करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो पार्टी का आदेश है वो सर्वोपरि है। और मैंने पहले भी कहा है कि निश्चित तौर पर इस बार हम नए चेहरों के साथ पार्टी चुनाव में जाएगी और यदि हमें मौका मिलेगा तो हम जीतने का काम करेंगे। जी, बिट्टू कर्नाटक जी का कहना है कि इन्होंने कोरोना काल में भी काफी काम किया है। इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां और कपड़े वगैरह वितरित करते हुए नजर आ रहे थे। काफी सोशल मीडिया पे उस वीडियो ने काफी जो है पब्लिसिटी पाई थी। और भोजन माता की जैसे बात की इन्होंने और नशे को लेकर जैसे रोकथाम की बात की, शहर में काफी कार्य इनका देखा जा रहा है। अच्छा, ये एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पार्टी दूसरे दावेदारों पर भरोसा ना करके आपको क्यों चुने? देखिए, तो पार्टी का मामला है और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण क्या निर्णय लेते हैं, पार्टी आलाकमान को निर्णय लेना है। हमें क्यों चुने ये मैं नहीं कह सकता। हमें इसलिए चुने कि हमने जो काम किए हैं। देखिए, पार्टी फोरम पे जब हम काम करते हैं, पार्टी फोरम पे जब हम लोग कुछ अच्छे लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, जो समाज के हित के काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसे देखा जाता है।
उसे देखने का काम पार्टी करती है, हमारे वरिष्ठ नेतागण उसे देखने का काम करते हैं। और मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने पार्टी के हित में, जनहित में, और क्योंकि सबसे पहले इस राज्य की जनता है, आवाम है, हमने युवाओं को भी सही दिशा में ले जाने के लिए काम किया है। हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने अपने पहाड़ी पर्वतीय व्यंजनों को संरक्षित करने का काम किया। तो इसमें आज उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की बात हम लगातार करते हैं। और हरीश रावत जी के नेतृत्व में हमने जितने अपने प्रवासी उत्तराखंडियों को भी जोड़ने का काम किया, जगह जगह बाहर जाकर हमने अपने पर्वतीय व्यंजनों को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस उत्तराखंड, उत्तराखंडियत और यहाँ का युवा, इन सब को लेकर जो आज बेरोजगारी है अपनी चरम पे है, आज नशा भ्रष्टाचार चरम पे है, और आज सबसे बड़ी बात है ये वर्तमान सरकार जो है केवल आज खनन माफियाओं को संरक्षित करने का काम कर रही है, केवल खड्डे डालने का काम कर रही है। सड़क के खड्डे भरने का काम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन नदियों में, नालों में, सब जगह इन्होंने जेसीबी लगा लगा कर इस तरीके का भ्रष्टाचार फैला दिया है, इस तरीके से खनन माफियाओं की सरकार चल रही है। इसको उखाड़ फेंकने का मन भी जनता बना चुकी है। हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार भी बनाएगी, और यदि हमें कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो हम जीतने के लिए आश्वस्त हैं। जी बिट्टू दा, आपने हरीश रावत जी का नाम लिया तो एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, चलिए हम जो वर्तमान सरकार काम कर रही है उसका सवाल तो हम आगे लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आप हरीश रावत जी के करीबी समझे जाते हैं और पूर्व विधायक जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं वो भी हरीश रावत टीम के करीबी ही समझे जाते हैं। तो ऐसे में हरीश रावत जी का आशीर्वाद किसे मिलेगा? देखिए, ये निर्णय तो हमारे नेता का है, वो जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा, उसमें कहीं कोई इफ एंड बट। और हम निश्चित तौर पर लंबे समय से, हर व्यक्ति चाहता है, राजनीतिक व्यक्ति जो होता है समाज में जब वो काम कर रहा होता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, यहाँ तो हम देख रहे हैं दूसरी ओर तो जो अपने को योगी कहते हैं, जो अपने को बाबा कहते हैं, जो सांसारिक मोह को त्याग चुके हैं, वो भी आज सत्ता में किस तरीके से काबिज हैं। और हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, समाज में अच्छे काम करने के लिए हम जाने जाते हैं और लगातार समाज के हित के काम कर रहे हैं। तो जिसे भी पार्टी आदेश करेगी, इसमें कहीं कोई ऐसा वो नहीं है, मतभेद नहीं है। जिसे पार्टी आदेश करेगी सब लोग मिलकर उसे जिताने का काम करेंगे। और रावत साहब का जिसे आशीर्वाद मिलेगा हम उसके साथ होंगे। जी हरीश रावत जी का जिसे आशीर्वाद मिलेगा तो बिट्टू जी का कहना है कि ये भी उनके साथ चल पड़ेंगे। तो एक बात और जो इस हफ्ते देखी जा रही है कि कांग्रेस में काफी उथल पुथल का माहौल है। हमने देखा भी पिछले दिनों एक हाई प्रोफाइल ड्रामा भी हुआ, तो काफी उथल पुथल चल रही है। तो ऐसे में आप एक कार्यकर्ता के तौर पर खुद को कितना निराश और हताश पाते हैं कि यह चीजें देखिए, जो हमारे कांग्रेस में हम चल रही हैं कि ये एक कार्यकर्ता को डिमोटिवेट करती हैं, उसे निराश करती हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई उथल पुथल नहीं है। डूबता हुआ जहाज भाजपा है, लोग भाग रहे हैं, कभी जा रहे हैं फिर आ रहे हैं। ये ड्रामा तो भाजपा में चल रहा है कि कोई मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, कोई विधायक भाग गया, उसने दे दिया, कोई छिप गया, कोई स्विच ऑफ करके भाग गया, कोई मंत्रिमंडल की बैठक से भाग गया। ये समाचारों के माध्यम से, जो चैनलों के माध्यम से हमने देखा। हमारे यहाँ कोई ड्रामा नहीं था। हमारे यहाँ एक बात स्पष्ट करने की बात, एक ट्वीट केवल हरीश रावत जी ने किया था, और उस ट्वीट ने बहुत मजबूती से समझा और तत्काल सब लोगों को बैठाकर इसको स्पष्ट कर दिया कि ये चुनाव आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उत्तराखंड और उत्तराखंडियत पे लड़ा जाएगा। और आज इस बात को पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश की आवाम जानती है कि हरीश रावत जी ही कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, और उन्हीं के नेतृत्व इस चुनाव को लड़ा जाना है। और हम सब मिलकर, पूरी पार्टी संगठित होकर, जितने बड़े हमारे नेता हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे हमारे अध्यक्ष हों, चाहे हमारे प्रभारी हों, और जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे पूर्व के हमारे अध्यक्ष रहे हों, चाहे हमारे सांसद हों, विधायक हों, सब लोग हरीश रावत जी के नेतृत्व में इस चुनाव में केवल और केवल कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। और सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारी सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने, ये जन विरोधी सरकार उखड़े, और जो जनता को जिस तरीके से इन्होंने केवल मायूस करने का काम किया, बेवकूफ बनाने का काम किया, नारे देने का काम किया,
छलावा करने का काम किया, भ्रष्टाचार फैलाने लगातार कहते थे बच्चों 30 का चाहिए या 60 का चाहिए, वो 60 का तो 100 हो गया, लेकिन ये सब चीजें नहीं हो पाई। आज दुर्भाग्य की बात है कि हम सब मिलकर अब जिस तरीके से इस राज्य को आगे बढ़ा रहे थे, इन्होंने हमारी सरकार को अस्थिर करने का भी उस समय काम किया था, और आज मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी मिलकर संगठन के नेतृत्व में 2022 का रण जीतने जा रही है। आवाज आ रही है? जी, बिट्टू जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी संगठित होकर यह चुनाव जीतने जा रही है। तो एक तरफ भाजपा का कहना है कि वो 60 के पार जा रहे हैं, और आपकी क्या उम्मीद है? आप कितनी सीटों पर इस बार जो है संघर्ष करते नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप 50 के पार हैं, या आप भी 60 के पार का एक तरीके से नारा देते हुए नजर आएंगे कि हम भी 60 के पार हैं? देखिए, ये बात तो ईवीएम बाबा के चमत्कार से कह सकते हैं कि साहब ये कितने पार, इतने पार। इतना स्पष्ट है कि जिस प्रकार से हम जनता में का जुड़ाव कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, राहुल जी की सभा में जिस तरीके से लोग आए, कल मैं नारसन के पूरी सीमा में था, जिस तरीके से भीड़, इतनी भयानक भीड़ थी रावत जी के स्वागत में, मैंने देखा। तो आज आवाम ये मन बना चुकी है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार लानी है। और मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं, संख्याओं पे मैं नहीं जाता, क्योंकि संख्या तो केवल भाजपा वालों का, ये नारे देते हैं 60 पार, 80 पार, ये तो अभी ये भी कह सकते हैं कि 100 पार, 70 सीटों में 100 पार भी कह सकते हैं, क्योंकि और उन आंकड़ों को बनाने का काम ये भाजपा करती है। जैसे 15 लाख खातों में आए, जैसे इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी। अब आप देख लीजिए, अब वो 22 से पहले, मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि 22 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएंगी। ये सब बातें जो है पूरी नारे हैं, घोषणाएं हैं, और इनकी ये सब चीजें चलती रहती है। मैं 60 या 80 बार नहीं कहूंगा, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, बड़ा बहुमत, बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और निश्चित तौर पे इस बार उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस ही विकास कर सकती है, कांग्रेस ही युवाओं को सही दिशा में ले जा सकती है, बेरोजगारी खत्म कर सकती है, इस प्रदेश में बढ़ती हुई नशे की जो जड़ें फैल रही हैं उसे रोकने का काम कर सकती है, पलायन रोक सकती है। उत्तराखंड और अच्छा, अल्मोड़ा उत्तराखंडियत की की बात बात करें अगर बिट्टू जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए यहाँ रोकना चाहूंगा। अगर अल्मोड़ा जिले की बात करें तो 6 सीटें हैं अल्मोड़ा जिले में। वर्तमान में आपके पास 2 सीटें हैं, 6 में से 4 भाजपा के पास हैं। तो इस बार अगर जिले की बात करें, क्योंकि आप अल्मोड़ा से ही संबंध रखते हैं, तो आप बताइए कि 6 सीटों में से इस बार कितने पर आपके प्रत्याशी विजयी हो सकते हैं? देखिए, अल्मो क्योंकि मैं प्रदेश के बहुत ज्यादा तो घूम नहीं रहा हूं, मैं अपनी विधानसभा तक वर्तमान समय में सीमित हूं। मैं लेकिन जितना मैंने देखा है अल्मोड़ा जनपद में, क्योंकि अल्मोड़ा जनपद का नागरिक हूं और अल्मोड़ा में ही मुख्य रूप से जनपद मुख्यालय है, मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं, जो आपने संख्या पूछी, मैं वो 60 पार 80 पार तो नहीं, लेकिन अल्मोड़ा जिले में 6 की 6 सीटें हम जीतने का काम करेंगे। ये स्पष्ट तौर पे है, चाहे वो अल्मोड़ा हो, चाहे जागेश्वर हो, सोमेश्वर हो, रानीखेत हो, सल्ट हो और धौराहाट हो, 6 की 6 सीटें हम जीतेंगे, इस बात का मैं दावा कर सकता हूं। और ये दावा पुख्ता तौर पे, मैं स्पष्ट तौर पे, क्योंकि मैं अल्मोड़ा में रहता हूं, जनता के बीच में रहता हूं, और पिछले 4-5 सालों से तो लगातार सुबह निकल जाता हूं, रात को आता हूं, जनता के बीच में रहकर मुझे स्पष्ट तौर पे साफ नजर आ रहा है कि 6 की 6 सीटें कांग्रेस जीतने का काम करेगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दावा कुछ ज्यादा बड़ा दावा हो गया? क्योंकि वर्तमान समय में बिल्कुल कोई अल्मोड़ा से दावा बड़ा नहीं है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पे वर्तमान समय में मंत्री भी काबिज हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा, जहां आप कह रहे हैं जिस क्षेत्र से मंत्री हैं, उसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा, खाली कुर्सियां थी, और वहां पर छोटे से रामला मैदान में एक कार्यक्रम आहूत किया गया था, वो मैदान में 200 कुर्सियां नहीं भर पाई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति उस विधानसभा की होगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन मंत्रियों का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वर्तमान समय में वो सीट तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जीतेगी, मैं इस बात का दावा करना चाहता हूं। काफी बड़ा दावा किया जा रहा है। चलिए हम अब बात करते हैं शहर की, अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा से मेरा भी संबंध रहा है, 5 साल मैंने भी अल्मोड़ा में गुजारे हैं एसएसजे कैंपस में। एक बात जो मैंने खुद वहां पर महसूस की, और यह बात जब मैंने डिस्कस की काफी लोगों से, तो काफी लोगों ने भी इस बारे में हामी भरी,
कि अल्मोड़ा को सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। अल्मोड़ा से कोई आवाज उठती है तो उस आवाज को प्रदेश स्तर पर सुना जाता है। वर्तमान समय की बात करें या पूर्व सरकार की बात करें तो जितने भी मंत्रिमंडल रहे हैं, जितने मंत्री पद पर लोग रहे हैं, तो उनका संबंध किसी ना किसी तरीके से अल्मोड़ा से जरूर रहा है। तो एक ऐसा शहर जिसे सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है, वहां पर सबसे दयनीय हालत, सबसे खराब हालत अगर किसी की है तो वो कलाकारों की है। जो पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार हैं, उनकी स्थिति कुछ ज्यादा ही दयनीय है। हमने यहाँ तक कि एक वीडियो वायरल होता हुआ देखा था जिसमें जो सांस्कृतिक पोशाक पहने हुए एक व्यक्ति जो सांस्कृतिक वाद्य यंत्र होता है उसे बजाते हुए भीख तक मांग रहे थे। तो आपको लगता है कि किसी ना किसी को तो इस पर आवाज उठानी चाहिए? आज तक कभी ने इस पर किसी ने इस पर आवाज नहीं उठाई। क्या वो हमारे प्रदेश के देखिए, नागरिक नहीं है? हाँ। मैं निश्चित तौर पे आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जिस प्रकार से कलाकारों का इस वर्तमान सरकार में शोषण हुआ है, और वहां पर से जहां पर लॉकडाउन लग गया, उनकी लोक संस्कृति सभ्यता को जीवित रखने का काम करते हैं। हमारी हरीश रावत जी की सरकार ने उनको पेंशन देने का काम किया था, और वर्तमान सरकार ने उनकी पेंशन को भी रोकने का काम किया। वर्तमान सरकार ने उनको कोई सुविधाएं नहीं दी, उनको काम नहीं दिया। और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में जितनी मदद कर सकता था, आप कलाकारों से पूछ सकते हैं, मैंने सभी कलाकारों को एक बार नहीं 3-3, 4-4, 5-5 बार बुला कर उन्हें खाद्यान्न देने का काम किया। वो सब वीडियोज और सब कुछ फोटोज फेसबुक में भी हैं, उन्होंने लोगों ने डाली। मैं उन कलाकारों का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन ये पीड़ा मेरे मन में भी है, और जब उन्होंने वहां उदय शंकर नृत्य अकादमी में अपनी बात रखने के लिए अधिकारियों को तक बात पहुंचाने के लिए जब पुलिस वहां सरकार ने भेजने का काम किया, तो सबसे पहले मैं ही पहुंचा था और उनकी बात को मैंने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का भी काम किया। मैं इस बात से अपने को भी संबद्ध करता हूं कि आज कलाकारों की स्थिति बहुत दयनीय है, और ऐसी दयनीय स्थिति में हम अल्मोड़ा की सभ्यता और संस्कृति को राष्ट्रीय और मजबूती प्रदान करने के लिए उनको लगातार हम आने का काम करेंगे, उनको और बेहतर तरीके से मानदेय देने का काम करेंगे, उनको बेहतर तरीके से राज्य और पूरे भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके कार्यक्रमों को पहुंचाने का काम करेंगे। और जितने हमारे लोक कलाकार हैं, क्योंकि मुझे तो इस सरकार पे बड़ी एक प्रश्न चिन्ह भी लगाना चाहता हूं कि जिस इन्हीं के एक बहुत बड़े नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अल्मोड़ा उत्तराखंड की नहीं, भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, और इनके वर्तमान की सरकार ने आज अपने नेता की बात भी नहीं सुनी और वहां के कलाकारों का शोषण किया है। हम आने वाले समय में अपने कलाकारों को संरक्षित भी करेंगे, अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और अल्मोड़ा को उस मॉडल के रूप में बनाने का काम करेंगे जो उत्तराखंड की नहीं, भारत की सांस्कृतिक धरोहर का ध्वजवाहक है। और अल्मोड़ा को सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना नहीं जाता, वो विख्यात है। और हम चाहते हैं अल्मोड़ा की होली, अल्मोड़ा की रामलीला, अल्मोड़ा के मेले, कौतिक, ये अपने आप में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। अल्मोड़ा की रामलीलाएं 1860 में प्रारंभ हो गई थी। अल्मोड़ा की बैठक होली आज भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाती है। अल्मोड़ा की महिलाओं की होली की अपनी महत्व है। तो इस सब चीजों को हम संरक्षित करने का काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अल्मोड़ा भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, और उस राजधानी को मजबूत किया जाएगा। जी, अल्मोड़ा को मजबूत किया जाए। अल्मोड़ा मजबूत तब होगा जब अल्मोड़ा की समस्याएं खत्म होंगी। तो क्या लगता है 3 बड़ी समस्याएं अल्मोड़ा की क्या है? देखिए, अल्मोड़ा में पेयजल की है, स्वास्थ्य की है, और आंतरिक सड़कों की है। हमने अपने समय में मेडिकल कॉलेज का भी काम किया था, और आज वर्तमान समय में अभी तक उसमें इस सरकार ने 5 सालों में उसे बढ़ाने का काम नहीं किया, और अभी तक फैकल्टी नहीं आई है। अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, युवा में रोजगार की जो स्थिति है बहुत बुरी है। पेयजल की समस्या है, हमने बैराज बनाने का काम किया, इन्होंने उस काम को जो अन्य लाइनें पड़नी थी और उसको अभी तक रोकने का काम किया। धीरे धीरे अब ये काम आगे बढ़ रहे हैं। हम जो हमारी 3 मुझसे कहा, स्वास्थ्य,
बेरोजगारी, नशा। मैं इस तीसरे कार्य जो है नशा, इसे भी उखाड़ फेंकने के लिए हमारी सरकार इसमें नियम बनाएगी, कड़े कानून बनाएगी, और इसके तस्करी के काम को रोकने के लिए हम एक कड़ा कानून बनाएंगे, क्योंकि अल्मोड़ा में आज नशा तेजी से फैल रहा है। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है, हम उसको बेहतर करेंगे और मेडिकल कॉलेज को बहुत जल्दी एमसीआई की मान्यता लेकर चलाने का काम करेंगे, क्योंकि अभी तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता नहीं दी है, और हम उसको तत्काल जैसी सरकार बनती है मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ करने का काम करेंगे, शिक्षाएं शुरू करने का, कक्षाएं शुरू करने का काम करेंगे। और उसके अलावा जो बेरोजगारी चरम पे है, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, रोजगार परख किसी तरीके से, क्योंकि पहले हमने आल्स फैक्ट्री को, जो ड्रग फैक्ट्री है, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया था, लेकिन इस सरकार ने जो हमने शासनादेश किया था 15% दवाई भारत उत्तराखंड राज्य सरकार अपने बजट से लेगी, उसको भी इन्होंने रोकने का काम किया, उस फैक्ट्री को बंद करवा दिया। तो हम जितना है रोजगार भी युवाओं को देंगे, हम अपने स्वास्थ्य से सुविधाओं को भी बेहतर करेंगे, और हम नशे पर लगाम लगाकर यहाँ की अन्य समस्याओं का भी समाधान करेंगे। स्वास्थ्य, बेरोजगारी और नशा, ये 3 समस्या बताई हैं बिट्टू जी ने। एक सवाल बिट्टू जी से यह पूछना है कि क्या पलायन समस्या नहीं है? देखिए, पलायन तो बहुत बड़ी समस्या है। पलायन को कैसे रोका जाएगा? पलायन तब रुकेगा जब हम अपने यहाँ पहली 5 मूलभूत चीजें होती है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली। इन 5 चीजों को अपने गांवों तक पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी बात है कि आज शिक्षा व्यवस्था को ढांचे पर लाने की आवश्यकता है, हम शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे। स्वास्थ्य सबसे लचर, इस राज्य में अगर सबसे बुरी स्थिति है तो स्वास्थ्य की है। लोग स्वास्थ्य के कारण पलायन कर रहे हैं, तो हम स्वास्थ्य को ठीक करने का काम करेंगे। इसके अलावा नशा भी एक हमारे पलायन में बहुत बड़ा कारण है। नशे के कारण भी लोग हमारे बाहर जा रहे हैं, तो हम उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम अपने पलायन को तो निश्चित तौर पे केवल पलायन आयोग बनाने से या देहरादून में बैठा देने से कुछ नहीं काम चलेगा। हम गांवों में, हमने इसीलिए मेरा गांव, हरीश रावत जी की सरकार में अगर कुछ कामों को आप देखेंगे, मेरा गांव मेरी सड़क सबसे पहला काम था कि हमने गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया। दूसरा काम था कि हमने जितने पुराने मकान थे उनको संरक्षित करते हुए हमने कहा था कि इसे हम हेरिटेज के रूप में भी जोड़ेंगे और अपने लोगों को पर्यटन से जोड़ने का काम करेंगे। वो सब लोग उस वहां आएंगे होम स्टे योजना के अंतर्गत। हमने मेरा वृक्ष मेरी धन योजना बनवाई थी, जिसमें हम वृक्ष भी देंगे, उनको पैसा भी दे रहे थे 500 रुपए की एफडी, और उनसे कह रहे थे कि जो इससे फल होंगे उनको भी हम खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं मूलभूत चीजों पे जाना पड़ेगा, उसकी समस्या की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। खाली हवा में आयोग बना लेंगे, देहरादून में बैठा देंगे, अरे कितने आयोग बने हुए हैं, उससे पलायन कहाँ रुका? आप बताइए मुझे। 2200 से अधिक गांव खाली हो गए, राज्य बनने के बाद गांव खाली हुए। तो इसके लिए, और इससे नुकसान ये हुआ है कि हमारी सीमाएं भी खतरे पे है। हम उन गांवों को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे, वहां पर फिर से अपने लोगों को बसाने का काम करेंगे। ये 5 साल इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंडियत को बचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हरीश रावत बहुत जरूरी है। उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को बचाने के लिए हरीश रावत बहुत जरूरी है। एक सवाल जो पूछना है वो कि अल्मोड़ा, अगर ये कहा जाए कि कुमाऊं मंडल का सबसे विकसित शहर है तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। 80% से अधिक साक्षरता है, लिटरेसी रेट है जी। ऐसे में ज्यादा अगर वहां से किसी पेशेंट को, किसी मरीज को चिकित्सा कमी की वजह से हल्द्वानी रेफर होना पड़ता है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये पूरे अल्मोड़ा शहर के लिए शर्मनाक बात है कि आप इतने हाई पोस्ट पर होकर, यहाँ तक कि आप लोगों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की है, उन पदों पर पहुंचे हैं आप लोग, तो ये आप लोगों के लिए एक शर्म की बात नहीं है कि वहां पर इस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था भी नहीं है कि आपको हल्द्वानी जाना पड़ रहा है या फिर दिल्ली या फिर बरेली जाना पड़ रहा है स्वास्थ्य के लिए? देखिए, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है, और मैं तो बार बार इस बात को उठाता हूं, और हमारी सरकार ने इसीलिए मेडिकल कॉलेज में बहुत तेजी से काम करने का प्रयास भी किया था, और हम मेडिकल कॉलेज को लगभग बना चुके थे। मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं
ये दुर्भाग्य केवल अल्मोड़ा के साथ नहीं है, ये पूरे हमारे पर्वतीय राज्य के जनपदों के साथ है। ये राज्य पर्वतीय राज्य था, इसको हमने इसलिए बनाया था कि हम पहाड़ में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, इन सब के चीजों से परेशान थे। उत्तर प्रदेश में काम नहीं हो रहा था, मैं भी राज्य आंदोलनकारी रहा हूं, और हमने ये राज्य का निर्माण इसलिए किया था। लेकिन आज वर्तमान समय में जिस तरीके से आज स्वास्थ्य सेवाएं अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, ये 4 जो जिले हैं हमारे, इनका मुख्य केंद्र अल्मोड़ा माना जाता था। यहीं सब पेशेंट यहाँ आते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि अल्मोड़ा में डॉक्टर्स नहीं है। इस सरकार ने जो डॉक्टर हमने भेजे थे उनका स्थानांतरण कर दिया। आज अस्पताल चिकित्सक विहीन है। आज अस्पतालों में कोरोना काल में ऑक्सीजन के कमी के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हुई। आज एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मौत हो जा रही है रास्ते में ले जाने तक, क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो ये काम निश्चित तौर पे सरकार इसीलिए बनाई जाती है, सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि जनता की समस्या का समाधान हो। और वर्तमान सरकार ने केवल खनन का काम किया, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया। लेकिन ऐसे जो जन समस्याएं थी, हम बार बार लिखते रहे, ज्ञापन देते रहे, मुख्यमंत्री से निवेदन करते रहे, गुजारिश करते रहे, स्वास्थ्य मंत्री से गुजारिश करते रहे कि साहब किसी तरीके से इन महिलाओं को बचा दो, इन गर्भवती महिलाओं को, और उनके पेट में जो बच्चा है उसे बचा दो। लेकिन इन सरकार ने नहीं सुनी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यदि अब, क्योंकि अब हम 2022 के रण में, 2022 में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पर हम अल्मोड़ा में और पर्वतीय जिलों में जो स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था है उसे दुरुस्त, और पर्वतीय जनपदों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो, ये हमारी प्राथमिकता हो। अच्छा बिट्टू जी, हम एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि पार्टी आप पर भरोसा करके अगर आपको टिकट दे देती जी, है, तो जैसा कि हर एक जगह होता है कि और भी कुछ दावेदार होते हैं टिकट के, जी, जी। तो ऐसे में अगर आपको टिकट मिल जाता है तो क्या आप उन दावेदारों को जो आपकी पार्टी के ही होंगे अब उन्हें अपनी टीम में शामिल कर पाएंगे? निश्चित तौर पे हम भी लगातार दावेदार रहे हैं और हमने भी पार्टी के हित में काम किया है। ये तो पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी किसको चेहरा बनाती है, और पार्टी जिसको चेहरा बनाती है उसकी भी जिम्मेदारी होती है और उन साथियों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो पार्टी के हित में काम करें। और हमको उन बनाया लोगों को जाएगा कैसे तो निश्चित तौर समझाएंगे? पर, देखिए, समझाने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती, समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सब मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। यह लक्ष्य हमारे सामने होता है कि हमें अपनी पार्टी को कैसे जिताना है। हमें अपने वहां पर व्यक्ति नहीं, पार्टी महत्वपूर्ण होती है। मैं व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण नहीं हूं, पार्टी महत्वपूर्ण है। जैसे पहले राष्ट्र है, उत्तराखंड और उत्तराखंडियत है, उसके बाद पार्टी है, अब कहीं उसके बाद व्यक्ति आता है। व्यक्ति तो उसमें आता है, अंतिम स्थान पे आता है। तो मेरा मानना है पार्टी ने जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है, पार्टी जिसने हमें एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, मान सम्मान दिया है, तो उसका जो आदेश होता है हम सब मिलकर उस आदेश का पालन करते अच्छा, आदेश का, पार्टी के आदेश का पालन करने की बात यहाँ पर बिट्टू जी कर रहे हैं। अच्छा, एक पार्टी है जो भी उत्तराखंड में नई नई आई है, तो वो कह रही है कि हम फ्री बिजली देंगे और अगर हमारी सरकार बन गई यहाँ पर तो हम 1,000 रुपए महीना महिलाओं को देंगे, पेंशन देंगे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उनकी इन लुभावनी स्कीमों की वजह से कांग्रेस का जनाधार कम हो सकता है? जी बिट्टू जी। हैं। देखिए, मुझे लगता है जो दिल्ली में सरकार है और दिल्ली की जो स्थिति उन्होंने कर दी वो सबके सामने है। आज वो शिक्षा की मॉडल की बात कर रहे हैं, आज वो सड़कों की बात कर रहे हैं, आज वो फ्री बिजली, फ्री पानी,
फ्री खाना, फ्री हर चीज मुफ्त की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनके उन नेताजी से पूछना चाहता हूं जो अन्ना आंदोलन से पैदा हुए हैं, कि उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की थी, लोकायुक्त की बात की थी, लोकपाल की बात की थी। क्या दिल्ली में वो सब हो गया है? क्या दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है? पहली बात। दूसरी बात, जहां पर शीला जी छोड़ गई थी, जो सड़क को, जो स्थितियों को, जो फ्लाईओवर को, जो मेट्रो को, आज क्या एक एक इंच भी उन्होंने उसको बढ़ाने का काम किया? अरे ये उत्तराखंड है, पहले इस राज्य को समझ लो। यहाँ के डाने, यहाँ के डांडे, यहाँ के डांडे सब समझ लो पहले, तब ये फ्री की बात करना। पहले इस राज्य को समझने की आवश्यकता है, इस राज्य की स्थितियों को समझने की आवश्यकता है। ये पर्वतीय राज्य है, यहाँ खाली ऊपर चढ़ के तार में मीटर काट देने से जनता वोट नहीं देती। यहाँ की परिस्थितियों को, यहाँ के राज्य को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की संस्कृति को सब समझने की आवश्यकता है। पहले समझेंगे, अभी 10-20 साल लगेंगे उनको समझने में, अभी 10-20 साल उनको समझने में लगेंगे, कम से कम इस राज्य को समझने में। खाली हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता। और एक कोरी घोषणाएं हैं, जैसे 20 लाख 15 लाख खाते में आया, जैसे 2 करोड़ रुपए को 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, उसी तरीके से इनकी भी सब फ्री फ्री फ्री, आओ पाओ बांट लो, और आओ पाओ बांट लो कहने से नहीं होता। मैं इतना कहना चाहता हूं, इस राज्य को जो व्यक्ति समझेगा, यहाँ के उत्तराखंड, यहाँ के उत्तराखंडियत को, यहाँ के पहाड़ की सभ्यता को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के भट्ट को, गहत को, मडवे को, जुंगरे को, माल्टा को, गलगल को, हमारे कौतिक, मेले, झोड़ा, चांचली, चपेली, रामला, होली, जो इन सब चीजों को समझेगा, वही यहाँ पर अच्छा काम कर सकता है। और इन सब चीजों का हरीश रावत और कांग्रेस है, उसके अलावा कोई विकल्प इन हमारे सामने आज जनता के सामने नहीं है। तो इसलिए आज उत्तराखंड, उत्तराखंडियत, यहाँ का युवा, यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का पलायन, इन सब का यदि एकमात्र उपाय है तो कांग्रेस और हरीश रावत जी। अच्छा, बीजेपी दावा कर रही है कि वो 60 के पार जा रहे हैं। आप कांग्रेस प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता के पद पर भी रह चुके हैं, वाणिज्य सलाहकार भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। तो एक प्रदेश स्तर की नजर से आप कितनी सीटें दिलवा सकते हैं? मतलब आपको लगता है कितनी सीटों पर भाजपा इस बार काबिज रहेगी? देखिए, मेरा मानना है, मैं दूसरे, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ, कोई मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, कोई बाबा वो नहीं हूँ जो जमाट जो घंटी बजाकर कहता है कि साहब ये तो अब इस बार इतना होगा। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जनता मन बना चुकी है, जनता मन बना चुकी है इनको बेदखल करने के लिए, जनता मन बना चुकी है इनको सत्ता से हटाने के लिए, जनता मन बना चुकी है इनके बड़े से बड़े नेता को हराने के लिए। आज ये खुद अपनी सीटों में आज जो भगदड़ मची है, ये डूबता हुआ जहाज है भाजपा। वर्तमान समय में ये सब भगदड़ मची हुई है, कौन पहले भागता है, कौन पहले भागता है और कहां को भागता है, किस दिशा में भागता है, ये अभी अंदाज नहीं आ रहा। कभी कोई भाग रहा है, इस्तीफा दे रहा है, फिर शाम को खाने पे मिल जा रहा, कभी कोई स्विच ऑफ कर दे रहा। तो ये सब भागता डूबता हुआ जहाज है। और मुझे लगता है कि भाजपा आज जो स्थिति है, भाजपा की बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है, क्योंकि एक प्रचंड बहुमत, 57 सीटों का प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की आवाम ने, यहाँ की जनता ने देने का काम किया था। इनके कोरे भ्रष्टाचार मुक्त, युवाओं को रोजगार, लगातार लोगों को हम पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे ऐसे नारे ले दिए साहब, नारे दे दिए कि लोगों को लगा अब तो राम राज आने वाला है। ये राम के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं साहब। ये क्या बताएंगे? केवल राम को जिन्होंने टेंट में रख दिया, ये वो लोग हैं। और हम तो, हमारे आराध्य राम है, हम तो राम की सेवा, राम की स्तुति 80 के दशक से लगातार करते आ रहे हैं। हम झूठ बोलने का काम नहीं करते, हम राम को छलने का काम नहीं करते, हम भाई को भाई से लड़ाने का काम नहीं करते, हम अच्छा, लोगों को हमारा भ्रमित करने का काम नहीं करते। इंटरव्यू का टाइम काफी लंबा हो गया है बिट्टू जी, हमने आपका काफी वक्त लिया। अच्छा, लास्ट में जाते जाते आप अल्मोड़ा की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जी, निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब ये समय है कि आप कांग्रेस को मजबूत करें आज, क्योंकि हरीश रावत जी के हाथ मजबूत करने का समय है। हम अपने अल्मोड़ा, अल्मोड़ा की सभ्यता, अल्मोड़ा की संस्कृति, अल्मोड़ा की विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को मजबूत करने का काम करेंगे। हम अल्मोड़ा की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। और यदि मुझ पर पार्टी विश्वास करती है तो निश्चित तौर पर
मैं अल्मोड़ा को एक ऐसा हब बनाने का काम करूंगा जो शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे होगा ही होगा, क्योंकि अल्मोड़ा एजुकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हब रहा है। और हम धार्मिक पर्यटन से अल्मोड़ा के चारों तरफ जो हमारी देवी के मंदिर हैं, चाहे शाही देवी है, बांद्री देवी है, अल्मोड़ा में हमारा डोली डाना है और आपके कसार देवी है, इसे रोपवे से जोड़ने का काम करेंगे। अल्मोड़ा के दोनों ओर झील बनाने का काम करेंगे। हम अल्मोड़ा को एक मॉडल के रूप में बनाने का, विकसित करने का काम करेंगे। यदि हमें मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे मैं अपने सभी साथियों से आपकी ओर माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमारे हाथों को मजबूत करेंगे और अपना आशीर्वाद देकर इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। जी, और इसके साथ हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ आज बिट्टू कर्नाटक जी थे, जो कि अल्मोड़ा से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं कांग्रेस के। काफी देर उनसे बातें हुई हमारी, काफी सवालों के जवाब दिए उन्होंने, काफी कठिन सवालों के भी बहुत आसानी से उन्होंने जवाब दिए। और आने वाला वक्त बताएगा कि टिकट की जब लिस्ट जारी होती है तो किसके नाम, फिर किसके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी जाती है, वो पार्टी का फैसला होता है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं और जनता की परेशानियों को लेकर ज्यादातर उम्मीदवार अपने अपना वक्त दे रहे हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। बिट्टू कर्नाटक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम में आए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत।